प्रिय विद्यार्थियों, मैं रुबेन सरन माथुर, सहायक आचार्य आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध ईएफएम राजकीय शाकंभर स्नातकोत्तर महाविद्यालय सांबरलेक जयपुर आपका आज के इस ई लेक्चर में स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले ई लेक्चर्स में हमने बीकॉम तृतीय वर्ष के अंतर्गत ईएफएम विषय के पेपर ग्रामीण विकास एवं सहकारिता का अध्ययन आरंभ किया। इसके अंतर्गत हमने बाद में सहकारिता का अध्ययन भी आरंभ किया। हमने सहकारिता का अध्ययन आरंभ करने के बाद हमने पढ़ा कि सहकारिता का अर्थ क्या है, सहकारिता की परिभाषाएं क्या हैं, सहकारिता की 4 प्रकार की परिभाषाओं का हमने अध्ययन किया। हमने सहकारिता की उद्गम एवं विकास के कारणों का अध्ययन किया। आज इसी को आगे बढ़ाते हुए हम सहकारी विचारधारा के उद्देश्य इनका अध्ययन करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, सहकारी विचारधारा को अगर हमें समझना है तो हमें उसके जो उद्देश्य है उसको भी स्पष्ट रूप से समझना होगा। और अगर हम उद्देश्यों की बात करें तो किसी भी संस्था का कुछ ना कुछ उद्देश्य अवश्य होता है। उद्देश्यों के अनुसार ही संस्था का स्वरूप निर्धारित होता है और उद्देश्यों से प्रभावित होकर ही मानव समुदाय किसी संस्था को स्वीकारता है या नकारता है। इसलिए सहकारी विचारधारा, सहकारी आंदोलन के उद्देश्यों को स्पष्ट करना आवश्यक है। यदि हम सहकारिता के उद्देश्य की बात करें, सहकारी आंदोलन के उद्देश्य की बात करें, तो इसको लेके विचारकों में, विद्वानों में 3 प्रकार के मत हैं। पहला मत है, वह यह कहता है कि सहकारिता का उद्देश्य, सहकारी आंदोलन का उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना है। यानी वो कहता है कि सहकारिता आंदोलन का उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना है। वो कहता है कि लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना केवल सहकारिता के माध्यम से ही हो सकती है। यानी लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना सहकारिता के माध्यम से ही संभव है। इसका मानना है कि समाजवाद के दोषों को दूर करने का एकमात्र साधन सहकारिता है। तो इसके अनुसार सहकारिता का उद्देश्य क्या हो गया? समाजवादी समाज की स्थापना, लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना। दूसरा मत यह कहता है कि सहकारिता आंदोलन, सहकारी विचारधारा का उद्देश्य एक ऐसी अर्थव्यवस्था तथा एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां सहकारी संस्थाएं ही प्रमुख हो। निजी संस्थाएं भी हो सकती हैं, लेकिन उनका स्थान गौण हो। यानी एक ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण करना, एक ऐसे समाज का निर्माण करना जहां सहकारी संस्थाएं ही प्रमुख हो। यह सहकारिता का उद्देश्य है। ये दूसरा मत है। विद्यार्थियों, जब हम तीसरे मत की बात करते हैं तो तीसरे मत के अनुसार सहकारिता का उद्देश्य पूंजीवाद की बुराइयों को समाप्त करना है। यानी उनके अनुसार सहकारिता का उद्देश्य पूंजीवाद की बुराइयों को समाप्त करना है। इन विचारकों के अनुसार पूंजीवाद में जो प्रतिस्पर्धा तथा लाभ की भावना रहती है उसको हमें हतोत्साहित करना चाहिए और इसके स्थान पर हमें सामाजिक न्याय व उचित वितरण के सिद्धांतों को प्रोत्साहित करना चाहिए। इस प्रकार तीसरे विचार के अनुसार सहकारिता का उद्देश्य पूंजीवाद की बुराइयों को समाप्त करना है। उनके अनुसार सहकारिता आंदोलन पूंजीवाद की बुराइयों को समाप्त करने का एक साधन है। यहां पर हम प्रोफेसर पॉल लैम्बर्ट कहते हैं, सहकारिता को एक ऐसे संसार का निर्माण करना चाहिए जिसमें पूंजी ना तो आय का स्रोत हो और ना ही शक्ति। यानी प्रोफेसर पॉल लैम्बर्ट कहते हैं कि सहकारिता को एक ऐसे संसार का निर्माण करना चाहिए जहां पूंजी ना तो लाभ ना तो आय का। यानी प्रोफेसर पॉल लैम्बर्ट कहते हैं सहकारिता को एक ऐसे संसार का निर्माण करना चाहिए जहां पूंजी ना तो आय का स्रोत हो और ना ही शक्ति का। पूंजी ना तो आय का स्रोत ना शक्ति का। यानी प्रोफेसर पॉल लैम्बर्ट के अनुसार सहकारिता को एक ऐसे संसार का निर्माण करना चाहिए जिसमें पूंजी ना तो आय का स्रोत हो ना ही शक्ति का। यानी हमें 3 प्रकार के
मत पढ़े, 3 प्रकार के विचार पढ़े। पहले के अनुसार सहकारिता का उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना है, लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना करना है। दूसरे के अनुसार एक ऐसी अर्थव्यवस्था तथा एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहाँ सहकारी संस्थाएं ही प्रमुख हों। तीसरे के अनुसार सहकारी संस्थाओं को, सहकारी आंदोलन का उद्देश्य पूंजीवाद की बुराइयों को समाप्त करना। सहकारी आंदोलन के जन्मदाता रॉबर्ट ओवन ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में शोषण तथा लाभ की प्रवृत्ति के स्थान पर सामूहिक स्वामित्व की विचारधारा पर बल दिया है। सहकारिता सामूहिक स्वामित्व की विचारधारा को महत्व देती है, क्योंकि सहकारी आंदोलन के जो प्रवर्तक थे उनकी इच्छा थी कि सहकारिता के माध्यम से व्यक्तियों के मध्य भेदभाव समाप्त किया। अब विद्यार्थियों, हम सहकारिता के उद्देश्यों की चर्चा करेंगे, बिंदुवार इनको पढ़ेंगे। पहले उद्देश्य सहकारिता के होते हैं आर्थिक उद्देश्य। यहाँ पर पहले उद्देश्य आर्थिक। तो विद्यार्थियों, आर्थिक उद्देश्य के अंतर्गत सहकारिता के आर्थिक उद्देश्यों के अंदर सहकारिता के 3 प्रकार के उद्देश्य हैं। यानी हम सहकारिता के आर्थिक उद्देश्यों की चर्चा करें तो उसके अंतर्गत 3 प्रकार के उद्देश्य हो सकते हैं सहकारिता के। पहला उद्देश्य क्या है कि आर्थिक विकास के जो अवसर हैं वो सभी को समान रूप से उपलब्ध हो, यानी आर्थिक विकास के अवसर। यानी आर्थिक विकास के अवसर सभी को समान रूप से उपलब्ध हैं। कोई भी आर्थिक विकास के अवसरों से वंचित ना रहे, सभी को समान रूप से आर्थिक विकास के अवसर उपलब्ध हैं। और यदि ऐसा होगा तो व्यक्ति अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग कर पाएगा, भरपूर उपयोग कर पाएगा, अपनी योग्यताओं का, और वो स्वयं का भी विकास कर पाएगा और समाज के विकास में भी योगदान दे पाएगा। जब ऐसा होगा तब निर्बल व्यक्तियों को भी अपना व्यवसाय चुनने और रुचि के अनुसार काम करने का अवसर प्राप्त होगा। तो सहकारिता का पहला उद्देश्य है कि सभी को आर्थिक विकास के अवसर समान रूप से उपलब्ध हों, निर्बल व्यक्तियों को भी हों। ये सहकारिता का उद्देश्य है। और हम ये कह सकते हैं कि सहकारिता का उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां सेवा भावी व्यक्ति को पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो सके, ताकि वो समाज से जो कुछ प्राप्त करे उससे कई गुना वो समाज को दे। इस प्रकार सहकारिता का अगला जो हम उद्देश्य चर्चा करेंगे वो है आर्थिक साझेदारी। सहकारिता आर्थिक साझेदारी। विद्यार्थियों, सहकारिता परस्पर सहयोग व साझेदारी पर आधारित है। सहकारिता एक प्रकार का हम कह सकते हैं आर्थिक साझेदारी है जो एक संगठन का रूप धारण कर लेती है। और सहकारिता निर्बलों को समाज के सबलों से बचाने का एक माध्यम, एक सरल उपाय है। सहकारी संस्थाओं के विकास से आर्थिक केंद्रीकरण, आर्थिक सत्ता का जो केंद्रीकरण है वो समाप्त हो जाता है और इससे आर्थिक व सामाजिक समानता उत्पन्न होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि सहकारिता एक आर्थिक साझेदारी है। इसका मटेरियल बजट का सबसे पहले फॉर्मेट हम बनाएंगे। सबसे पहले विद्यार्थियों यहाँ पे मटेरियल बजट हम लिखें कि मटेरियल बजट का फॉर्मेट, सबसे पहले मटेरियल बजट ऑफ बी लिमिटेड। मटेरियल बजट
ऑफ बी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी हमारा ईयर फॉर द ईयर एंडिंग इस प्रकार हमने लिख दिया। सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर्टिकुलर्स, इसमें हम लिखेंगे यूनिट्स ऑफ, सबसे पहले रॉ मटेरियल, यहां पे रॉ मटेरियल डाल देते हैं, यूनिट्स में सबसे पहले रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन, आखिर हमें कितने रॉ मटेरियल की आवश्यकता है उत्पादन के लिए, उसमें हमें क्या निकालना है विद्यार्थी। मटेरियल बजट में सबसे पहले समझना पड़ेगा क्या निकालना पड़ता है। मटेरियल बजट में हमें ये निकालना पड़ता है कि कितने मटेरियल की हमें आवश्यकता है। आवश्यकता से अर्थ है कि कितना रॉ मटेरियल हमें खरीदना है, कितने रॉ मटेरियल हमें खरीदना है, कितना रॉ मटेरियल हमें खरीदना है। तो सबसे पहले ये निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना है कितने रॉ मटेरियल की आवश्यकता है, कितने रॉ मटेरियल की आवश्यकता है। तो आवश्यकता कितनी है, यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। सबसे पहले यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड, यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड यानी कितने रॉ मटेरियल की आवश्यकता। सबसे पहले ये तो हम तय करें, तभी तो हम ये निकाल सकते हैं कि कितना हमें खरीदना है इस वर्ष। तो कितने की आवश्यकता है, इसको निकालने के लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि कितनी इकाइयों का हम उत्पादन करेंगे, यानी जो हमारा उत्पाद है, जो हमारा फिनिश्ड गुड है, उसकी कितनी इकाइयों का हम उत्पादन करेंगे। अब प्रश्न में हमें सेल्स बजट दे रखा है कि 81,000 इकाइयां बिक जाएंगी, लेकिन ये नहीं दे रखा कि कितनी इकाइयों का हम उत्पादन करेंगे। इसको हम कैसे निकालें। तो विद्यार्थियों सबसे पहले हमें दे रखा है कि 81,000 इकाइयां तो उत्पादन होगा। इसको हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले यूनिट्स टू बी सोल्ड, यूनिट्स टू बी सोल्ड वो कितनी है 81,000, लेकिन 81,000 हमें बेचनी है, उसमें से ओपनिंग उसमें से 81,000 हमें बेचनी है और 21,000 का क्लोजिंग स्टॉक भी रखना है। तो इसमें क्लोजिंग स्टॉक को हम ऐड कर देंगे, क्योंकि हम ये रखना अनिवार्य है, एक प्रश्न दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक तो इतना पहले से तय कर लिया हमने कितना रखेंगे, ठीक है। 21,000 का क्लोजिंग स्टॉक भी रखना, इसका मतलब हमें कुल मिला के 1,02,000 इकाइयां चाहिए, इनका उत्पादन हमें करना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास ओपनिंग स्टॉक भी तो रखा है, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है 15,000 यूनिट का, लेस 15,000 यूनिट का ओपनिंग स्टॉक, ये तो पहले से बना रखा है, तो 1,02,000 बनाने की क्या जरूरत है, 15,000 पहले रखा है, तो हमें मात्र 87,000 इकाइयां बनाने की आवश्यकता है। यानी हमारा जो प्रोडक्शन है, बजटेड प्रोडक्शन, हमारा जो बजटेड प्रोडक्शन है वो 87,000 इकाई है, ठीक है। इसके पश्चात हमें ये हमारा उत्पादन आ गया, ठीक। अब इन 87,000 इकाइयों का उत्पादन करने के लिए हमें कितना कितना रॉ मटेरियल आवश्यक होगा। तो ये प्रश्न में पहले ही दे रखा है 87,000 को अगर हमें ए रॉ मटेरियल की आवश्यकता कितनी होगी, अगर हम ये जानना चाहें तो हम कैसे जान सकते हैं। हमें प्रश्न में दे रखा है कि रॉ मटेरियल ए की 2 इकाइयां लगानी पड़ती हैं 1 यूनिट को बनाने के लिए, यानी हमारे फिनिश्ड प्रोडक्ट, हमारे उत्पाद को बनाने के लिए
रॉ मटेरियल एक ही, हमें एक इकाई, हमें 2 इकाई लगानी पड़ती है। तो 87,000 को बनाने के लिए 2 इकाई लगानी पड़ती है। तो 87,000 गुणा 2, 87,000 गुणा 2 यहाँ पे 1,74,000। तो ये तो एक हमें कितना चाहिए, एक हमें चाहिए 1,74,000। बी, बी की कितनी इकाइयां चाहिए हमें, प्रश्न में हम वापस जाएंगे, प्रश्न में याद रहना चाहिए। बी की 3 इकाइयां चाहिए। तो 87,000 गुणा 2 किया तो 1,74,000 आया ए, और 87,000 गुणा 3 किया तो 2,61,000। और सी चाहिए 4, तो 4 को 87,000 से गुणा किया तो 3,48,000। इसमें अब इतना रॉ मटेरियल हमें चाहिए, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि हमें रॉ मटेरियल का भी क्लोजिंग स्टॉक रखना अनिवार्य है, और वो प्रश्न में दे रखा है किसके लिए, ऐड क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमें रखना इतना आवश्यक है इन रॉ मटेरियल्स। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 19,000 है ए का, ये रखना अनिवार्य है, ये रखना अनिवार्य है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्रश्न के अनुसार हमें 19,000 रखना पड़ेगा। 24,000 का हमें रॉ मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक रखना पड़ेगा बी का, और 30,000 हमें क्लोजिंग स्टॉक रखना पड़ेगा सी का। प्रश्न के अनुसार इनका क्लोजिंग स्टॉक हमें इतना इतना रखना पड़ेगा, इतना रहना चाहिए, 19,000, 24,000, 30,000। अब इसका अर्थ ये हुआ कि भाई हमें रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड हमारा कुल कितना हो गया, इतना तो हमें प्रोडक्शन के हिसाब से चाहिए, और कितना क्लोजिंग स्टॉक, तो यानी 1,74,000 प्लस 19, 1,93,000। 2,61,000 में 24,000 जोड़े तो यानी 2,85,000 तो हमें भाई रॉ मटेरियल चाहिए, और 3,48,000 में 30,000 जोड़े तो 3,78,000 हमें रॉ मटेरियल चाहिए। ये हमें टोटल रॉ मटेरियल चाहिए। क्यों, क्योंकि उत्पादन के लिए 1,74,000 चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक के लिए 19,000 चाहिए, कुल मिला के 1,93,000 चाहिए। ऐसी 2,61,000 प्लस 24,000 2,85,000, 3,48,000 प्लस 30,000 3,78,000। इसका मतलब ये लेके इसके भाई हमारे पास ओपनिंग स्टॉक भी तो पड़ा है पुराना, तो हमें इतना आवश्यकता हमारी कम हो जाएगी, इसलिए लेस ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 18,000 ए का, तो इसमें 18,000 चले गए, तो मात्र हमें रॉ मटेरियल टू बी परचेज, यहां पे आ गया रॉ मटेरियल टू बी परचेज, यानी जो हमें खरीदना है, टू बी परचेज अगले साल, रॉ मटेरियल टू बी परचेज्ड, ये कितना आ गया, 1,75,000। यानी हमें 1,75,000 खरीदने की आवश्यकता है, क्योंकि 1,93,000 तो हमें चाहिए, लेकिन 18,000 हमारे पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा है, तो हमें 1,75,000 खरीदने की आवश्यकता है। ऐसे ही बी के लिए ओपनिंग स्टॉक कितना था, विद्यार्थियों आपको याद रहना चाहिए, 22,000। 22,000 लेस कर दिए, क्या बचा, 2,85,000 में से 22 गए तो 2,63,000, यानी 2,63,000 यूनिट्स हमें खरीदनी है रॉ मटेरियल बी, यही हमारा मटेरियल बजट है। ऐसे प्रोडक्ट रॉ मटेरियल सी में ओपनिंग स्टॉक कितना है, 28,000। 28,000 3,78,000 में से 28,000 गए तो क्या, 3,50,000। इसका मतलब क्या कि हमें रॉ मटेरियल टू बी परचेज, यानी जो हमारा मटेरियल बजट है, यानी इतना मटेरियल हमें क्रय करना आवश्यक है। यानी विद्यार्थी हम ये समझ सकते हैं कि मटेरियल बजट के अंतर्गत हमें ये निकालते हैं कि कंपनी को कितने मटेरियल की आवश्यकता है और कितना मटेरियल उसे खरीदना है।
इस प्रकार हमने देखा कि मटेरियल बजट हमने तैयार कर लिया, मटेरियल बजट ऑफ बी लिमिटेड, और इसके अनुसार हमें 1,75,000 यूनिट्स खरीदनी है रॉ मटेरियल ए की, रॉ मटेरियल बी की 2,63,000 और रॉ मटेरियल सी की 3,50,000। इस प्रकार की मटेरियल बजट हमने तैयार किया। यानी मटेरियल बजट के अंतर्गत हम आवश्यकता का भी निर्धारण करते हैं, कितना क्रय हम करेंगे रॉ मटेरियल, इसका हम निर्धारण करते हैं। अब इस प्रश्न में सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि यहाँ पे हमने ये 1,74,000 कैसे निकाला। ये 1,74,000 हमने ऐसे निकाला कि सबसे पहले हमने यहाँ पे जो हमारी यूनिट्स, जो हमारे अगले साल बस प्रश्न में दे रखा था कि अगले साल 81,000 यूनिट्स हमारे उत्पाद की बिकेंगी, लेकिन ये तो बिकेंगी यानी ये तो बिक्री है, ये तो सेल्स है, लेकिन हमें तो प्रोडक्शन चाहिए भाई। रॉ मटेरियल का संबंध उत्पादन से है, तो कितना उत्पादन हम करेंगे ये हमने कैसे निकाला, ये प्रश्न में एक जटिलता थी। तो वो हमने कैसे निकाला कि हमने सबसे पहले निकाला जो फिनिश्ड गुड्स की हमने जो निकाला है, सबसे पहले जो जितनी भी यूनिट सोल्ड 81,000 में हमने क्लोजिंग स्टॉक जोड़ दिया और ओपनिंग स्टॉक घटा दिया, तो हमें यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड दिस ईयर ये हमने निकाला, कितना हमें उत्पादन करना है। उससे हमने रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट निकाली 1,74,000, उसको हमने 2 से गुणा किया 1,74,000, इस प्रकार हमने ये निकाला। तो विद्यार्थियों, आज की लेक्चर में इतना ही। आगे हम आगे का अध्ययन करेंगे। आप इन वीडियोस को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।